हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे एथिक्स क्लास नंबर 1 को। जैसा कि मैंने आपसे बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि आगामी समय से आपकी एथिक्स की क्लास लगातार चालू हो जाएगी और मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको एक वीडियो भी बताया था। उसमें वीडियो में बताया भी था कि किस तरीके से क्लासेस आगे बढ़ेंगी। लेकिन आज की जो क्लास है वो हम लोग थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज करेंगे। इस क्लास में आप सभी लोग देखेंगे कि सबसे पहले आपको मूल बातें बताई जाएगी एथिक्स की और इसके साथ साथ में फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले कंटेंट समझ लेना चाहिए। कंटेंट के बाद में फिर आप सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कंटेंट कई सारे मित्र कह रहे थे सर कंटेंट कहाँ से देखेंगे, कैसे ढूंढेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक कंटेंट आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद में फिर हम लोग उस कंटेंट से संबंधित जो क्वेश्चन पुट अप हो रहे होंगे, जो बन रहे होंगे मेरे पे, उसको हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, उसका फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सिलेबस आपको ध्यान में रखना है। तो सिलेबस के लिए मैंने एक पुस्तक आपको बताई थी, आपको ध्यान होगा, शिल्पी प्रकाशन की। ठीक है, तो शिल्पी प्रकाशन की पुस्तक मुझे आशा है कि आप सभी लोग ले लिए होंगे। इसमें पेपर 4 की ओर बढ़ते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर 4 की ओर। तो यहाँ पर हमें इसका सिलेबस दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और मैंने आपको कहा भी था कि सिलेबस आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। तो सिलेबस में आप सभी लोग देखिए, एथिक्स में नीति शास्त्र में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। ठीक है, नीति शास्त्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको ध्यान में रखना है। चलिए, सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध। तो जो पहला पॉइंट आपको पहला टॉपिक पढ़ना है, नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ना है। इसमें जो सब टॉपिक आपका है वो ये है कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। इसी में आपको पढ़ना है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। दूसरा पॉइंट जो इसमें दिया गया है, इसके निर्धारक और परिणाम। इसके निर्धारक और परिणाम। ठीक है, नीति शास्त्र के आयाम आपको बताना है। नीति शास्त्र के आयाम आपको ध्यान में रखना है और इसी से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है। फिर उसके बाद में दिया गया है कि निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। ठीक है, तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस समझ लेना है। देखिए, सिलेबस समझ जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस आपका एक प्रकार से मार्गदर्शक का काम करता है किसी भी एग्जामिनेशन को टैकल करने के लिए। यहाँ पर देखिए, नीति शास्त्र के अंतर्गत हमें जो पहला टॉपिक दिखाई पड़ता है वो ये है नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध। तो नीति शास्त्र कल मैंने आपको बताया था कि नीति शास्त्र क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ही रखी है। ठीक है, तो नीति शास्त्र क्या होता है, उसके साथ साथ मानवीय अंतः संबंध, नीति शास्त्र का किस तरीके से एथिक्स का मानव के साथ इंटरफेस है, अंतः संबंध किस तरीके से मानव से जुड़ा हुआ है। यानी कल हमने चर्चा की भी थी कि नीति शास्त्र वो है जिसके माध्यम से एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है, जिसके माध्यम से हम अपने कृत्यों को, मानव के द्वारा किए गए व्यवहार या कृत्य को सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, इसका आकलन करते हैं। ठीक है, सैद्धांतिक आकलन करते हैं, उसी को हम लोग नीति शास्त्र कहते हैं। तो नीति शास्त्र के ही अंतर्गत आप देखेंगे कि मानव नीति शास्त्र का किस तरीके से इंटरफेस है, किस तरीके से जो है अंतर संबंध है, एक दूसरे से कनेक्टेड है नीति शास्त्र। इसको इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इसमें सब टॉपिक क्या दिया गया है, मानवीय क्रियाकलापों।
जो हम लोग कार्य करते हैं, जो हमारे एक्शन होते हैं, जो हमारे हमारे द्वारा जो कृत्य होते हैं, उनमें नीति शास्त्र किस तरीके से छिपा होता है, किस तरीके से नैतिक मूल्य उसमें छिपे होते हैं, उसको हमें इस टॉपिक में समझने की कोशिश करना है। तो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है? क्या हमने जो एक्शन किया है उसमें नीति, नैतिक वैल्यू शामिल है, नैतिक मूल्य शामिल है? और इसके डिटरमाइंस क्या है, निर्धारक क्या है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके परिणाम क्या निकलते हैं, ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। नीति शास्त्र के कितने आयाम हैं, डायमेंशन कितने हैं, ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र किस तरीके से काम करता है, जो एथिकल वैल्यूज होते हैं, जो आपके नैतिक मूल्य होते हैं, वो आपके प्राइवेट लाइफ में और पब्लिक लाइफ में किस तरीके से हेल्प करते हैं, और उनका रोल क्या होता है, उनकी भूमिका क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग पेपर 4 के अंतर्गत, नीति शास्त्र के अंतर्गत, टॉपिक नंबर 1 नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतर संबंध के अंतर्गत 3 बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे, 3 टॉपिक, सब टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसी नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतर संबंध के ही अंतर्गत एक आपका जो प्रचलित टॉपिक है, जिसको मानव मूल्य कहते हैं, या मानवीय मूल्य भी कई जगह लिखा रहता है। तो मानवीय मूल्य को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। देखिए, मैं इस जो है स्टैंडर्ड को क्यों फॉलो कर रहा हूँ कि कई सारे मित्र हमारे अभी भी यूट्यूब पर जो है केवल प्रश्न उत्तर ही करा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा अगर स्पीड कम लगे तो आप सभी लोग 2x में करके इसको देख लीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी टॉपिक को अगर समझ लिया जाए ठीक से तो उसको कर पाना आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतर संबंध के ही अंतर्गत हमें मानव मूल्य समझना है। मानव मूल्य से क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं, और मानव मूल्य से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? पूछा जाता है कि मूल्यों को स्थापित करने में या मूल्यों को बनाने में समाज की क्या भूमिका होती है। ठीक है, समाज के साथ साथ स्कूल की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है कि मूल्यों के निर्माण में समाज की भूमिका को उद्घाटित करें। ठीक है, या फिर दूसरा ऐसे पूछा जा सकता है कि मानव मूल्यों के निर्माण में, या फिर आप कह सकते हैं मानव मूल्यों के निर्माण में स्कूल कॉलेज की भूमिका क्या होती है। ठीक है, विद्यालय की भूमिका क्या होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर मानव मूल्य की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मानव मूल्य होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर शब्द आपको ध्यान में रखना है। जो इसमें मुख्य शब्द है वो है मूल्य का। तो मूल्य को समझने की कोशिश करते हैं कि मूल्य होता क्या है। यहाँ पर देखिए, मूल्य का मतलब क्या होता है। इन जनरल अगर किसी से आप पूछते हैं कि मूल्य का मतलब क्या होता है, तो इन जनरल की बात करें तो इन जनरल में हमें दिखाई पड़ता है कि जिसका जितना महत्व है उसका उतना मूल्य है। तो इन जनरल अगर इसकी अर्थ की बात करें कि सामान्य तौर पर, इन जनरल या सामान्य तौर पर इसके अगर अर्थ की बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है कि भाई जिसका जितना महत्व है, ठीक है, महत्व जिसका जितना है उसका उतना ही मूल्य है। जैसे आप घर परिवार में आपने देखा होगा कि आपका वैल्यू का आकलन कैसे किया जाता है। आपका इंपॉर्टेंस देखा जाता है कि आपका इंपॉर्टेंस कितना है, आपको आपकी वजूद क्या है। ठीक है, आपसे कितना कार्य सिद्ध हो पा रहा है, आप कितने उपयोगी हैं समाज के लिए। मान लीजिए आप टेक्निकल फील्ड में आप अच्छा कर पा रहे हैं, आपके अंदर कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो आप टेक्निकल फील्ड में आपकी जो है जानकारी अच्छी है, आपकी समझ अच्छी है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कहा जाएगा कि आपका मूल्य जो है, आपका वैल्यू अधिक है। यानी जिसका जितना महत्व होगा उसका उतना मूल्य होगा। ये इन जनरल मूल्य का जो है, मूल्य की परिभाषा दी जाती है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मूल्य की परिभाषा की बात करें कि आखिरकार इसकी परिभाषा होगी क्या, तो इसका आप देखेंगे भिन्न भिन्न संदर्भों में अलग अलग डेफिनेशन हमारे सामने निकल के आता है। तो भिन्न भिन्न संदर्भ की बात करें तो जैसे आप देखें यहाँ पर भिन्न भिन्न संदर्भों में मूल्य के अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखिए, इकोनॉमी की बात करें कि भाई इकोनॉमी में मूल्य का मतलब क्या है। पहली बात करें कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में मूल्य का मतलब क्या है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में मूल्य का मतलब क्या होता है कि भाई डिमांड अगर किसी चीज की बढ़ती है तो फिर उस वस्तु का
मूल्य बढ़ जाता है। मान लीजिए आप सब्जी खरीदने गए मार्केट में, और आप सब्जी खरीदने के क्रम में देखें कि टमाटर की दुकान पर या सब्जी वाले की दुकान पर आप देखें कि टमाटर का डिमांड बहुत अधिक है। अब टमाटर की डिमांड अधिक होने की वजह से टमाटर का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं कि जिसकी मांग, जिस वस्तु की मांग जितनी अधिक होगी उसका मूल्य भी वैसे ही बढ़ेगा, और अगर मांग कम होगी तो उसका मूल्य भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देखिए, तो इकोनॉमी में कहेंगे कि मूल्य डिमांड के हिसाब से, डिमांड अगर अधिक है तो वैल्यू भी क्या होगा, वैल्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इकोनॉमी में मांग बढ़ती है तो फिर मूल्य बढ़ता है। वहीं अगर इकोनॉमी के अलावा दूसरी बात की जाए कि हमें और किन संदर्भों में मूल्य का अर्थ अलग दिखाई पड़ता है, तो आप यहां पर देखेंगे, हमें नीति शास्त्र में देखें तो नीति शास्त्र में आप दिखाई पड़ेगा कि भाई मूल्य या तो उचित होंगे या फिर अनुचित होंगे। कोई भी वर्क है या तो उचित होगा या फिर अनुचित होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर उचित वर्क है, उचित कार्य है, तो आप देखेंगे मूल्यवान कहा जाएगा उसको, और अगर अनुचित है तो मूल्यहीन कहा जाएगा। जैसे सभी चीजों को हम लोग इत्मीनान से समझते हुए चलेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। देखिए, उचित मूल्य का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे अंदर नीति शास्त्र की बात करें, एथिक्स की भाषा में, तो हमारे अंदर साहस का जो मूल्य है ये उचित मूल्य है, और हमारे अंदर अगर घृणा का मूल्य है, ईर्ष्या का मूल्य है, तो ये अनुचित मूल्य है। अगर हम साहसी हैं तो हम मूल्यवान हैं, अगर हम कायर हैं तो हम मूल्यहीन हैं। तो यहाँ पर नीति शास्त्र में उचित मूल्य अगर आपके अंदर है तो आप मूल्यवान हैं, और अनुचित है तो आप मूल्यहीन हैं। वहीं अगर दूसरी बात करें दूसरे संदर्भ में, तो अभी हमने बताया कि इन जनरल तो मूल्य का मतलब क्या होता है कि जिसका जितना महत्व है उसका उतना मूल्य है, लेकिन अलग अलग संदर्भों में भी मूल्य के अर्थ में हमें विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने अभी इकोनॉमी में देखा कि डिमांड जिसका जितना अधिक है उसका वैल्यू भी उतना अधिक दिखाई पड़ता है। अभी मूल्य पर ही चर्चा चल रही है, लेकिन बृहद संदर्भों में नैतिक शास्त्र या नीति शास्त्र के अंतर्गत हम लोग मूल्य को अलग से समझने की कोशिश करेंगे। अभी मूल्य शब्द को ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सौंदर्य शास्त्र में क्या कहा जाता है, तीसरे संदर्भ की बात करें तो सौंदर्य शास्त्र में कहा जाता है कि जो सुंदर है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई स्त्री है, अगर सुंदर है तो उसको मूल्यवान कहा जाता है, सुंदर है तो उसको मूल्यवान कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मूल्य का मतलब, सामान्य भाषा में मूल्य का मतलब ये होता है कि जिसका जितना महत्व होता है उसका उतना मूल्य होता है। सामान्य अर्थों में यही कहा जाता है कि वैल्यू का मतलब ये हुआ कि इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज की है तो उसका वैल्यू भी अधिक होगा, अगर इंपॉर्टेंस कम है तो वैल्यू भी उसका कम होगा। वहीं अगर इकोनॉमी की संदर्भ में बात करें तो इकोनॉमी में जिस वस्तु की मांग अधिक होती है उस वस्तु का मूल्य जो है वो अधिक होता है। सौंदर्य शास्त्र में अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति सुंदर है तो वो मूल्यवान है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समझ गए कि मूल्य का मतलब होता क्या है, एग्जैक्टली मूल्य शब्द का मतलब होता क्या है। अब यहाँ पर हम लोग इकोनॉमी के एथिक्स के टर्म में समझेंगे कि एथिक्स के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में मूल्य का व्यापक अर्थ क्या है। ठीक है, एथिक्स के संदर्भ में मूल्य का अर्थ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एथिक्स में मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, नीति शास्त्र में मूल्य का आशय, नीति शास्त्र में मूल्य का आशय क्या है। ठीक है, तो नीति शास्त्र में मूल्य का आशय क्या होगा, तो पहला जो आशय दिखाई पड़ता है वो ये है, गहरे नैतिक आदर्श। अगर नीति शास्त्र में कोई बात करे कि भाई नीति शास्त्र में मूल्य क्या होता है, तो आप कहेंगे कि नीति शास्त्र के संदर्भ में मूल्य का तात्पर्य गहरे नैतिक आदर्शों से होता है। ठीक है, अब गहरे नैतिक आदर्श कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सब चीज हम बिल्कुल आराम से समझेंगे और विधिवत समझेंगे, कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहेगा नहीं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे शांति है, न्याय है,
सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सहिष्णुता, ये ऐसे मूल्य हैं जो गहरे नैतिक मूल्य हैं। तो अगर नैतिक संदर्भ में बात की जाए कि मूल्य का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि ये गहरे नैतिक आदर्श होते हैं, इनको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। ये एब्सोल्यूट नहीं होते, मतलब इनको आप एज इट इज 100% नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति बिल्कुल शांति प्रिय है, ऐसा नहीं हो सकता। ये नैतिक आदर्श होते हैं, इनको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। ये एज इट इज 100% नहीं प्राप्त होते हैं, इनको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। और इनको प्राप्त करने के क्रम में रेशियो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। रेशियो का अलग अलग होना ये प्रदर्शित करता है कि आपके अंदर मूल्य का स्तर क्या है, ठीक है। तो ये बातें हमने समझ ली। अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मूल्यों का विकास किस तरीके से होता है। मूल्यों का विकास किस तरीके से होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, या फिर पहले विशेषता इसकी फीचर्स समझते हैं और फीचर्स के ही अंतर्गत विकास हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो मानव मूल्य, तो मानव का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू हमने बताई है, ये जो है मानव, किसी मानव के अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मानव मूल्य है, ठीक है। किसी ह्यूमन के अंदर अगर डेवलप हो रहे हैं तो वो आप बताएंगे कि मानव मूल्य है। यहाँ पर मेन जो शब्द है वो मूल्य ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि मूल्यों की विशेषताएं क्या है, तो पहली जो विशेषता है वो ये है कि विकास क्रम ही इसकी विशेषता है। आप कहेंगे सर ये क्या है, विकास क्रम ही इसकी विशेषता है, मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से मूल्यों का विकास होता है वही उसकी विशेषता होती है। जैसे मान लीजिए कोई मूल्य है, तो कोई मूल्य कब स्थापित होता होगा, मूल्य स्थापित होने, अभी ये एथिक्स है, थोड़ा अमूर्त विषय है, तो इतनी आसानी से समझ में ना आ रहा हो तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मुझे भी समझ में नहीं आता था। विकास सर की क्लास हमने कई बार देखी है, लाइव क्लास भी हमने कर रखी है, ठीक है। तो आदरणीय विकास सर आप सभी लोग परिचित ही होंगे, उनकी क्लास कई बार देखी है, कई बार उनसे हमने पढ़ा भी है, लाइव क्लास भी कर रखी है, नोट्स बनाया, समझा अच्छे से, तब मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और बताने की कंडीशन में हूँ। मुझे भी समझ में शुरू में नहीं आता था। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा धैर्य से समझने की कोशिश करिएगा, मुझे यकीन है कि मैं समझा पाने में जो है सक्सेस जरूर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं भी समझने में काफी लेट में सक्सेस हुआ, तो आपको समझाने में हालांकि उतना लेट नहीं लगेगा। तो विकास क्रम ही इसकी विशेषता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई मूल्य है, अब कोई मूल्य में कई सारे बात है, जैसे सच्चाई है, सच्चाई का मूल्य आपके अंदर है, ईमानदारी का मूल्य आपके अंदर है, ठीक है, और आपके अंदर जो है सत्यनिष्ठा का मूल्य है, आपके अंदर जो है साहस का मूल्य है। तो ये मूल्य किसी व्यक्ति विशेष के अंदर पहले आए होंगे। तो कोई भी मूल्य, अगर इसकी विकास क्रम की बात करें तो कोई भी मूल्य सबसे पहले व्यक्तिगत आदत बना होगा। कोई मूल्य सबसे पहले व्यक्तिगत आदत बना होगा, यानी पर्सनल हैबिट, पर्सनल हैबिट बना होगा। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि वही मूल्य कई सारे लोगों के अंदर अगर डेवलप हो गया तो सोशल, यानी एक समूह के रूप अगर ले लिया तो सोशल हैबिट बन गया होगा या सोशल बिहेवियर, तो सामाजिक व्यवहार का रूप लिया होगा। दूसरा जो चरण इसका दिखाई पड़ता है वो सामाजिक व्यवहार का दिखाई पड़ता है। यानी कोई मूल्य, जैसे मान लीजिए कि आप अपने गांव में हैं और आपके अंदर एक ऐसा मूल्य है साहस का मूल्य, कि आप अपने गांव के अन्य लोगों से अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए आपको कहीं नदी में तैरना हो, या फिर आपको जो है कोई खतरे का काम हो, खतरों का खिलाड़ी जिसको बोलते हैं, तो आप उसमें माहिर हैं, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनल आदत थी अभी तक, लेकिन आपको ही देख करके कई सारे लोग और जो है प्रोत्साहित हो गए, उनको भी लगा कि नहीं हम भी ये काम कर लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में कई सारे लोगों के अंदर विद्यमान हो जाए और आपका एक समाज क्रिएट हो जाए और उसका व्यवहार बन जाए, तो उसको सामाजिक व्यवहार कहेंगे, ठीक है। तो यानी कोई भी मूल्य, साहस का मूल्य आपके अंदर था,
अब वो मूल्य कई सारे लोगों के अंदर पहुंचा तो उसको बोलेंगे कि सामाजिक व्यवहार हो गया, यानी इसको हम लोग बोलेंगे कि सोशल बिहेवियर के रूप में ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी मूल्य स्थापित होता है तो वो आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ता है कि भाई ये सोशल बिहेवियर के रूप में दूसरे नंबर पर हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, सोशल बिहेवियर। अब यहां पर देखिए सोशल बिहेवियर से फिर क्या होगा, समाज में व्यवहार बन गया। तो समाज में व्यवहार बनने के बाद में जो दूसरा चरण हमें दिखाई पड़ता है वो ये दिखाई पड़ता है कि वही मूल्य फिर परंपरा के रूप में हमें दिखाई पड़ने लगता है। इसमें कुछ प्रतिमान जोड़ दिए जाते हैं, कुछ प्रतिमान जोड़ दिए जाते हैं, ऐड होते हैं, तो वो फिर एक परंपरा के रूप में दिखाई पड़ता है। मान लीजिए जैसे जल्लीकट्टू है, एक त्योहार है, आप सभी लोगों को पता होगा, साउथ इंडिया में एक फेस्टिवल है जल्लीकट्टू। उसमें क्या होता है, उसमें सांडों की दौड़ होती है। ठीक है, बैल या सांड जो है वो एक प्रकार से दौड़ते हैं, तो उसमें साहस का मूल्य शामिल होता है। जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उसमें वो साहसी होते हैं, साहस का मूल्य शामिल होता है। वही आप देखेंगे कि कई सारे लोग अगर करने लगते हैं तो सामाजिक व्यवहार, फिर कुछ प्रतिमान जुड़ गए उसमें। प्रतिमान कैसे जुड़ गए कि खुले मैदान में करना है, ठीक है, खुले मैदान में दौड़ होगा, या फिर कोई ऐसा नॉर्म्स तैयार कर दिया गया कि भाई जो है आप जो है पैदल दौड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रतिमान ऐड ऑन हो गया तो फिर वो ट्रेडिशन बन गया, परंपरा बन गया। अब देखिए साउथ इंडिया में परंपरा कैसे बन गया कि साउथ इंडिया में जो जल्लीकट्टू का दौड़ होता है वो पारंपरिक दौड़ के रूप में शामिल हुआ। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि जैसे ही परंपरा हमारी और मजबूत हुई तो फिर प्रथा के रूप में वो स्थापित हो जाता है। तो विकास क्रम जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया, पहला पॉइंट उसी की व्याख्या है कि विकास क्रम ही इसकी विशेषता है। मूल्यों की विशेषता क्या है, विकास क्रम जिस तरीके से होता है वही उसकी विशेषता होती है कि व्यक्तिगत आदत पहले कोई मूल्य बनता है, फिर उसके बाद में सामाजिक व्यवहार बनता है, फिर कुछ प्रतिमान जोड़ते हैं तो परंपरा बनता है, फिर उसके बाद में उसी को कस्टम बोलते हैं। प्रथा का मतलब क्या हुआ, उसी को कस्टम बोलते हैं। तो आप देखेंगे जैसे आप देखेंगे कि दहेज एक प्रथा हमारे समाज में है, तो दहेज प्रथा, दहेज प्रथा ये एक प्रकार का कस्टम है जो हमारे समाज में एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है, काफी लंबे समय से डेवलप होता आ रहा है, काफी लंबे समय से विकसित होता आ रहा है, तो अभी वर्तमान में डेवलप हो गया है। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा कि आप सभी लोग दहेज के विरोधी हैं या फिर उसके समर्थक हैं, आप सभी लोग बताइएगा। और आपने अपनी शादी में, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपने दहेज लिया है या फिर नहीं लिया है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग अच्छे वाले मूल्य के साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप जरूर बताएंगे कि नहीं सर हमने दहेज नहीं लिया। तो अगर प्रथा जो है बन जाती है तो फिर और अगर मजबूती, उग्रता और दृढ़ता शामिल हो जाए, रिजिडिटी जिसको बोलते हैं, रिजिडिटी दृढ़ता अगर शामिल हो जाए तो दृढ़ता शामिल होने के बाद कोई भी प्रथा वो चेंज हो जाता है। किसमें, कोई भी प्रथा आप देखेंगे लोक रीति में चेंज हो जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश शब्द इसके लिए है मोर। कोई भी प्रथा लोक रीति में चेंज हो जाता है। जैसे आप देखें पशु बलि, भारतीय समाज में खासकर हिंदू समाज की बात करें तो हिंदू समाज में पशु बलि की व्यवस्था है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें कि मुस्लिम समाज में तो आप देखेंगे मुस्लिम समाज में ही पशु बलि दी जाती है। जैसे बकरा ईद त्योहार के समय पशु बलि की जो लोक रीति है वो प्रचलित है। फिर लोक रीति ही अगर संस्थागत रूप ले ले तो उसको संस्थागत व्यवस्था बोलते हैं, संस्थागत व्यवस्था। ठीक है, संस्थागत स्वरूप, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे विवाह, ठीक है, तो विवाह क्या है, एक संस्थागत व्यवस्था है जिसमें मानव की यौन चेतना को या यौन इच्छा को, आकांक्षा को, इच्छा को नैतिक रूप से पूर्ण करने के लिए, शांति रूप से पूर्ण करने के लिए विवाह व्यवस्था। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि समाज को
या फिर जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, आप देखेंगे विवाह व्यवस्था हमारे यहाँ शामिल है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि विकास क्रम होता है, उसी तरीके से वैल्यू का डेवलपमेंट होता है, मूल्य आपके विकसित होते हैं। तो पहली विशेषता हमने जो बताई वो है विकास क्रम ही इसकी विशेषता है, यानी कोई भी मूल्य सबसे पहले व्यक्तिगत आदत रही होगी, फिर सामाजिक व्यवहार में शामिल होती है, फिर उसके बाद परंपरा वही बनती है, फिर प्रथा बनती है, और प्रथा के साथ साथ फिर आगे जैसे जैसे उसमें दृढ़ता और मजबूती, उग्रता शामिल होता है, वैसे वैसे वो लोक रीति में चेंज होती है, और लोक रीति के बाद में अंतोगत्वा इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है, ठीक है, संस्थागत जिसको बोलते हैं। जैसे विवाह एक संस्था है, विवाह क्या है, एक संस्था है, संस्थागत रूप में हमें दिखाई पड़ता है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है कि भाई विकास क्रम ही इसकी विशेषता है। दूसरी जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है, दूसरी जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि मूल्य जो है वो अमूर्त होते हैं। मूल्य कैसे होते हैं, अमूर्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि मूल्यों को देखा नहीं जा सकता है। मूल्य कैसे होते हैं, अमूर्त होते हैं, ठीक है, अमूर्त होते हैं। अब अमूर्त कैसे होते हैं भाई, जैसे मान लीजिए साहस का मूल्य है, तो साहस कहीं आपको दिखाई थोड़ी पड़ता है। उसको साकार करने के लिए, सम्मान का मूल्य, उसको साकार करने के लिए आप कुछ नैतिक मानदंड स्थापित करते हैं और फिर उसको साकार करते हैं। तो अमूर्त होते हैं, जैसे सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, ये मान लीजिए आपके अंदर एक मूल्य है। समाज ऐसा चाहता है कि हम ऐसे नैतिक मूल्य अपने बच्चों के अंदर डेवलप करें जिनसे समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो बड़ों का सम्मान करना जो है एक मूल्य है, ठीक। अब इसको साकार करने के लिए समाज ने क्या किया, प्रतिमान बना दिए। साकार करने के लिए समाज ने क्या कहा, बचपन से ही आपको पता है कि पहली जो पाठशाला होती है वो आपका घर होता है और आपकी माँ आपकी पहली शिक्षिका होती है, ठीक है। तो उसको साकार करने के लिए खासकर जो ऐसे मूल्य होते हैं, बड़ों का सम्मान करना, न्यायप्रिय रहना, ठीक है, सत्य बोलना, ईमानदारी, ये सब आप देखेंगे कि हमें परिवार के स्तर में, परिवार के स्तर पर दिखाई पड़ता है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार पहली सीढ़ी होती है, उसी के माध्यम से आप देखेंगे कि मूल्य हम लोग सीखते हैं। तो साकार करने के लिए पैर छूने की जो प्रक्रिया है, पैर छूना, ठीक है, ये आप देखेंगे कि हमें मूल्य को मूर्त रूप देने की कोशिश की जाती है हमारे इस प्रक्रिया के माध्यम से। तो बड़ों का सम्मान करना ये एक मूल्य है, इसको साकार करने के लिए समाज ने या परिवार ने पैर छूने की बात यहाँ पर की और हमने फॉलो भी किया और ये मूल्य हमारे अंदर स्थापित भी हो गए, ठीक है। दूसरी बात देखें तो दूसरी बात हमें दिखाई पड़ती है क्या, थोड़ा क्लास धीरे चल रही है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक ही है कि इसमें बहुत तेजी से नहीं आगे बढ़ा जा सकता जब तक आपको समझ में ना आए, ठीक है। बाकी आप सभी लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, तो फिर उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आदर्श रूप होते हैं, मूल्य की ही बात अभी चल रही है, आदर्श रूप होते हैं, ठीक है। तो आदर्श रूप कैसे होते हैं, आदर्श रूप की बात की जाए तो इनको आप देखेंगे कि 100% नहीं प्राप्त किया जा सकता, यानी 100% प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती। होता क्या है, प्रयास किया जाता है इनकी प्राप्ति के लिए, आप प्रयास कर सकते हैं। जैसे आप किसी एक व्यक्ति को, उसके जीवन चरित्र को देखिए, पूरे जीवन काल को देखिए। मान लीजिए महात्मा गांधी जी के जीवन काल को देखते हैं, तो क्या महात्मा गांधी जी अहिंसा के साथ साथ अहिंसावादी थे, क्या साहसी भी थे, क्या ईमानदार भी थे, क्या जो है सहिष्णु भी थे, क्या एक प्रकार से न्यायप्रिय भी थे, और भी कई सारे मूल्य हैं, मतलब आप कई सारे मूल्य को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मूल्य क्या एक ही व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ता है, तो हाँ कुछ उनका अनुपात अलग अलग हो सकता है। जैसे गांधी जी के अंदर हिंसा का जो अनुपात है वो काफी कम था, मतलब आप ना के बराबर कह सकते हैं, अहिंसा का अनुपात ज्यादा था। सम्मान का, दूसरों का सम्मान करने का अनुपात अधिक दिखाई पड़ता है, ईमानदारी का अनुपात अधिक दिखाई पड़ता है। तो कई सारे ऐसे मूल्य हैं जो किसी व्यक्ति के अंतर्गत
अनुपात के रूप में होते हैं, ना कि वो एब्सोल्यूट होते हैं, मतलब पूरी तरीके से 100% किसी व्यक्ति के अंदर स्थापित हो जाए वो मूल्य, जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये आइडियल फॉर्म होते हैं, इनको 100% इनकी प्राप्ति नहीं की जा सकती, केवल इनको प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। और ये प्रयास यानी जो अमूर्त मूल्य है, ये प्रयास करवाने में समाज भी आपकी सहायता करता है और परिवार भी आपकी सहायता करता है। सोशलाइजेशन की प्रक्रिया यानी मूल्यों को डेवलप करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिकरण कहते हैं। तो आप प्रयास को ही आप कह सकते हैं कि ये सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से, सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन जिसको बोलते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद जब थोड़ा सा गूंगा करने लगता है, थोड़ा बोलने लगता है, तो जो आपकी माँ होती है यानी बच्चे की जो माँ होती है, जो पिताजी होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अब बच्चा जो है संस्कार उसके अंदर डेवलप हो। वो संस्कार क्या है? वो मूल्य ही है, उन्हीं को संस्कार कहते हैं। तो जो मूल्य है, जो खासकर ईमानदारी के मूल्य, सम्मान का मूल्य, सहिष्णुता का मूल्य, ठीक है, और आप देखेंगे कि ईमानदारी का, धैर्य का मूल्य, साहस का मूल्य, ठीक है, तो इस तरह के जो मूल्य हैं, न्यायप्रियता का मूल्य, इस तरह के मूल्य सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो सामाजिकरण क्या है? मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया। और सामाजिकरण की प्रक्रिया का जो पहला चरण है, आप यहाँ पर थोड़ा सा सोशलाइजेशन का भी पूछा भी जा सकता है कि सामाजिकरण क्या है और इसकी भूमिका मूल्यों के सीखने में कैसे है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सोशलाइजेशन की अगर बात करें, सोशलाइजेशन या सामाजिकरण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सामाजिकरण। तो सामाजिकरण में आप देखेंगे कि मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पर एक पॉइंट और भी आपके समझ में आ सकता है कि मूल्यों को एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जन्मजात नहीं होते हैं, यानी ये सामाजिकरण की प्रक्रिया से। तो एक पॉइंट विशेषता में जुड़ जाएगी कि भाई ये जन्मजात मूल्य जो है जन्मजात नहीं होते हैं, यानी ऐसा नहीं कि कोई मूल्य लेकर के ही पैदा हुआ है। ठीक है, तो ये जन्मजात नहीं होते हैं, इनको सीखा जा सकता है और सीखने की प्रक्रिया को ही सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है, तो 4 बिंदु ये हमारे सामने हो गए। अगर कोई फीचर्स की बात करें किसी प्रश्न में, मूल्य की विशेषता की बात करें, तो 4 बिंदु ये हमें लिख देना है। अगर 5वें बिंदु की बात करें कि मूल्य के और क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि मूल्य जो है वो काफी लंबे समय के विकास क्रम के बाद ही डेवलप होते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि मूल्य लंबे विकास क्रम के बाद डेवलप होते हैं, तो सापेक्षतया स्थिर भी होते हैं। तो आप 5वीं विशेषता बता सकते हैं कि मूल्य एक विकास क्रम के बाद डेवलप होते हैं। तो लंबे विकास क्रम के बाद विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये भी बता सकते हैं। और अगर एक आध पॉइंट निकालना चाहें तो आप ये निकाल सकते हैं कि मूल्य जो होते हैं वो एक प्रकार से अमूर्त होते हैं, हालांकि इसकी चर्चा हमने कर ही दी। तो 5 बिंदु आपके लिए काफी सफिशियंट है। अब मूल्यों के प्रकार की चर्चा करते हैं कि आखिरकार मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बातें हो गई, मूल्यों के फीचर्स की बात हो गई। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि मूल्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि मूल्यों के विकास के क्रम में परिवार की भूमिका। यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछ रखा है और यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है कि मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मूल्यों के प्रकार की चर्चा करते हैं। तो मूल्यों के प्रकार भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। देखिए, मूल्यों के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के मूल्य हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तो उद्देश्य की दृष्टि से, दो सब कैटेगरी दिखाई पड़ते हैं, 2 वर्ग दिखाई पड़ते हैं। एक तो उद्देश्य की दृष्टि से मूल्य, साध्य मूल्य होता है, साध्य मूल्य, और दूसरा साधन मूल्य। ठीक है, और वही दृष्टिकोण की दृष्टि से, दृष्टिकोण की दृष्टि से इसके भी 2 उपवर्ग होते हैं। एक सकारात्मक मूल्य हो गया
और एक नकारात्मक मूल्य। ठीक है, अब ये क्या है भाई, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, साध्य मूल्य ऐसे होते हैं जिनको हम पाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर स्वतंत्रता का जो मूल्य है उसको हम पाने की हमेशा कोशिश करते हैं। अगर कोई आपको जबरन कहीं बंद कर दे तो आपके अंदर अगर स्वतंत्रता का मूल्य है और एक कमरे में कोई आपको कैद कर दे तो ऐसे कंडीशन में आप उस कमरे से भागना चाहेंगे, यानी अपने आप को स्वतंत्र करना चाहेंगे और अपने मूल्य को पाने की कोशिश करेंगे। तो साध्य मूल्य ऐसे होते हैं जिनको पाने की कोशिश की जाती है, कोशिश की जाती है। ठीक है, यानी जैसे स्वतंत्रता का मूल्य, स्वतंत्रता, समानता का मूल्य। ठीक है, और साधन मूल्य कौन से होते हैं? साधन मूल्य ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से साध्य मूल्य की प्राप्ति की जाती है। जैसे साहस है, साहस जो है वो आपका साधन मूल्य है। ठीक है, तो साहस, मान लीजिए आपके अंदर साहस है तो आप साहस से स्वतंत्रता पा सकते हैं। यानी आप किसी ऐसे स्थान पर कैद हो गए हैं या किसी ने आपको किडनैप कर लिया है और आपके अंदर साहस है, तो साहस से आप फिर फ्रीडम का जो वैल्यू है उसको आप फाइंड कर सकते हैं और आप जो है अपने मूल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, दृष्टिकोण की दृष्टि से अगर देखें तो दृष्टिकोण की दृष्टि से दो मूल्य दिखाई पड़ते हैं। एक तो आपका पॉजिटिव वैल्यू है और दूसरा निगेटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू कौन से हैं? जिनको आप रखना चाहते हैं अपने अंदर, जो आपके अंदर होने ही चाहिए। तो सकारात्मक मूल्य की बात करें तो जैसे आपके अंदर विनम्रता है, विनम्रता है, ठीक है, दया है, दया है, सहिष्णुता है, ईमानदारी है, ईमानदारी है। तो ये ऐसे मूल्य होते हैं जो सकारात्मक मूल्य होते हैं, यानी इसमें अप्रोच का अंतर होता है। वही नकारात्मक मूल्य की बात करें तो ईर्ष्या है, ठीक है, बेईमानी है, इस तरह के जो मूल्य होते हैं, घृणा है, ईर्ष्या है, बेईमानी है, इस तरह के जो मूल्य होते हैं वो नकारात्मक मूल्य होते हैं। तो अभी तक के क्लास में हमने क्या समझा? अभी तक की क्लास में हमने समझा कि मूल्य क्या होते हैं। यानी सबसे पहले हमने सिलेबस देखा कि सबसे पहले हमने सिलेबस के अंतर्गत देखा कि मानवीय जो नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतर संबंध देखा, उसमें हमने उसके सब सेक्शन देखे सिलेबस के, आपको भी यही करना है। और उसके बाद हमने मानव मूल्य पर चर्चा की, लगभग 30 या 35 मिनट की चर्चा हो गई। ठीक है, अब आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। आप सभी लोग इसको लिख करके, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं अभी आपको दे दे रहा हूं, ठीक है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए और बताइए कि आपको उत्तर लिखने में कहाँ कोई दिक्कत हुई हो, तो कल फॉर्मेटिंग करवा देंगे उसका। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको लिखिएगा जरूर। और मुझे आशा है कि आप क्लास को अगर गौर से देखेंगे तो चीजों को मैंने थोड़ा ढंग से बताने की कोशिश की है। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश तो यही की है कि आपको समझ आ जाए। काफी लंबे समय इस पर अध्ययन करने के बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैंने आपको सोर्स भी पहले दिन ही बता दिया था कि हमारे पास जो वैसे सोर्स मैं आपको दिखा भी देता हूं कि सोर्स मेरे पास क्या है, तो मैं आपको सोर्स के तौर पर दिखा देता हूं ताकि आप सभी लोग भी पढ़ना चाहें तो इससे पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास एक पुस्तक है, लोक सेवा में नैतिकता। ये किसकी पुस्तक है? ये मुख्य सचिव हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं आलोक रंजन सर, उनकी पुस्तक है, बेहद शानदार पुस्तक है। ठीक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, ज्यादा महंगी भी नहीं है। आप अगर इसका मूल्य देखें, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप सभी लोग सोचिएगा कि सर प्रमोशन कर रहे हैं। शायद 125 या 30 रुपए की पुस्तक है। आप सभी लोग इसको खरीद लीजिएगा, लोक सेवा में नैतिकता। इसमें 100 केस स्टडी भी शामिल किया गया है और बहुत शानदार पुस्तक है और बिल्कुल जैसे आपसे बात कर रही हो किताब, उस तरीके की किताब है। आप इसको खरीद सकते हैं और खरीदने के बाद में आप इससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देखिए, आज हमने चर्चा की है कि एथिक्स क्या है, फिर एथिक्स के अंतर्गत हमने नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतर संबंध के सब टॉपिक को देखने की कोशिश की सिलेबस में। सिलेबस आपको कहाँ से देखना है? शिल्पी प्रकाशन से सिलेबस देखना है, उसमें से पीवाईक्यू भी देखना है। पीवाईक्यू में मैंने आपको बताया कि यूपी पीसीएस ने एक क्वेश्चन भी पूछा है कि मूल्यों के विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे कि मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका क्या होती है। अभी आज के जो हमने सेशन में सीखा है वो ये सीखा है कि मूल्य क्या होते हैं, ठीक है, और मूल्य की विशेषता क्या है और मूल्य कितने
प्रकार के होते हैं। ये हमने मोटी मोटी बातें समझ ली है, ठीक है। अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, जो अभी तक आपने देखा है उसी से अभ्यास प्रश्न निकल आ रहा है कि मानव मूल्य, या आप केवल मूल्य लिखें, मूल्य क्या होते हैं, या मानव मूल्य ही लिख सकते हैं। मानव मूल्य क्या होते हैं, क्या होते हैं, इनकी विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए प्रकारों पर चर्चा करें, चर्चा करें, ठीक है। ये आपके सामने सवाल है। अब आप इसको 150 शब्द में लिख के दिखाइएगा, ठीक है, या 200 शब्द में आप लिख के लाइएगा। 200 शब्द में आप सभी लोग इसको लिखिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको भेजना कहां पर है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। व्हाट्सएप नंबर आप देख ले यहां पर, ठीक है, 7065585707, ठीक है। इस नंबर पे आप सभी लोग इसका उत्तर जरूर भेजिएगा और मुझे आप सभी लोग बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि केवल क्वेश्चन आंसर जो है आपको बता देना ये ठीक नहीं रहेगा। इसके साथ साथ आपकी बेसिक जो समझ है, जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आधारभूत अवधारणा भी आपका मजबूत होना चाहिए, तभी आप किसी भी तरह के उत्तर को लिखने में सक्षम हो पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने और मित्रों को भी शेयर करें। ये हमारी छोटी सी कोशिश है, ठीक है। हम्बल तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने मानव मूल्य सीखा है, कल से हम लोग देखेंगे कि मानव मूल्य को विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।